तो स्टूडेंट्स प्रीवियस में हमने बात की थी मोशन ऑफ स्विंग इन द पार्क की कि जो मोशन ऑफ स्विंग इन द पार्क है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। और जैसे कि बात की थी मैस अटैच टू द स्प्रिंग, आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक जो है कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक टाइप है। अभी जो इसका सेकंड केस है दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें हमने बात करनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे प्रोसेस होता है। देखिए जो आपके पास सामने फिगर है 10.2, इसमें ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये आपके पास एक बाउल है, उसके अंदर आपने एक बॉल रखी हुई है। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th फिज़िक्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उसका कोई ना कोई वेट होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है उसका कोई ना कोई वेट होगा और वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। सो यहाँ पर W = mg आपको डाउनवर्ड एरो के साथ शो किया हुआ है। फिर हमने क्लास 9th में न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है तो एज अ रिज़ल्ट उस पर कोई ना कोई रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपको R अपवर्ड एरो के साथ रिएक्शनल फोर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, ये तो हो गई फिगर। अब देखें जब इस बाउल के अंदर आपकी बॉल जो बिल्कुल सेंटर का पोजीशन होता है ना, बाउल आपने देखा ही होगा कि जो साइड वाली जो सर्फेसेस होती हैं वो उसकी कर्व्ड होती हैं, थोड़ी सी अपर साइड पर होती हैं, और सेंटर में जो उसका बॉटम होता है थोड़ी सी जगह वो बिल्कुल उसकी सरफेस एक जैसी होती है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये जो उसकी सिंपल स्ट्रेट सरफेस होती है उस पर आपने एक बॉल रखी हुई है, उसका वेट W = mg से आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट किया हुआ और R इसके ऊपर लगने वाली रिएक्शनल फोर्स हो गई। अब वो बॉल जब सेंटर में बाउल के पड़ी हुई है तो वो आपकी रेस्ट स्टेट पर है। आपको इसको इसकी रेस्ट स्टेट से मूव करवाकर, ये जो रेस्ट स्टेट है दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन पॉइंट O, इसको आपको O से लेकर A पर, A इज़ एक्सट्रीम पोजीशन, A पर लेकर जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी होगी। खुद ब खुद बॉल O से लेकर A पर नहीं जाती है, तो वहाँ तक लेकर जाने के लिए आप इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज योर अप्लाइड फोर्स। और देखें यहाँ पर जस्ट एक अप्लाइड फोर्स नहीं है, इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है। तो एक अप्लाइड फोर्स और एक इसके वेट की वजह से हमारे पास बन जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स। मैंने क्या बोला, पिछले केसेस में दोनों में जस्ट एक अप्लाइड फोर्स थी जिनकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स बन रही थी। यहाँ पर आपने एक फोर्स अप्लाई की है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, एंड द सेकंड वन इज़ वेट। तो वेट और अप्लाइड फोर्स की वजह से इसके अंदर बन गई एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी वेट और अप्लाइड फोर्स की वजह से इसके अंदर जो फोर्स बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज योर रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट O से लेकर A पर मूव करके चला जाता है। अब A पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसको वापस मूव करके आना है O पॉइंट की तरफ। A से लेकर O में आते हुए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, दो बातें होंगी। एक तो जो है वो आपके पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमने कहा था कि यहाँ पर आते हुए डिक्रीज़ हो रहा होता है, और जब आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा होता है तो इसी दौरान आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, और इंक्रीज़ होते होते जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट O पर पहुँचता है तो इस टाइम पर उसके पास मैक्सिमम स्पीड होती है। इस मैक्सिमम स्पीड की वजह से वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर स्टॉप नहीं करता। हमने पहले भी रीज़न पढ़ी क्यों स्टॉप नहीं होता, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, वो अपनी मूविंग स्टेट को कंटिन्यू करता है और O से पास करके B की तरफ जाना शुरू करता है। जब आपका ऑब्जेक्ट O से B की तरफ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है बट ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ हो रही होती है। तो वो इस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजिंग स्पीड के साथ पॉइंट O पर जाता है, और चूंकि पॉइंट B पर जाता है, और चूंकि B एक एक्सट्रीम पोजीशन है तो वहाँ पर जाकर वो रुक नहीं जाता बल्कि मूव करता हुआ, क्योंकि ये एक SHM की एग्जांपल है और SHM हमने कहा ही था कि ऐसा केस होता है जिसमें मोशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकता नहीं है बल्कि वापस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मेन पोजीशन O पर आता है जहाँ से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव किया, अपने मेन पोजीशन की तरफ मूव किया, और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोनों मूवमेंट में, यानी कि जब वो आपका A पर चला गया एक्सट्रीम पोजीशन पर या B एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको पुल किया कि वो वापस अपने O पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन पर आए। इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब ये जो इसके साथ लिखा हुआ है, अगर आपको ये वाला केस आ जाए कि आपको इससे सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है तो आपने जस्ट डायग्राम बनानी है, इस पैराग्राफ में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, और एंड पर चलकर आपने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या स्टार्ट पर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख देनी है। वो जो हमने डेरिवेशन की थी स्टार्ट में वो आपने जस्ट मैस अटैच टू स्प्रिंग के साथ ही करनी है, बाकी केसेस में वो डेरिवेशन नहीं करनी है। बेसिकली यहाँ पर भी वही चार बातें थी, ऑब्जेक्ट O पर मेन पोजीशन पर था,
उस पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2 इज़ आप ऑब्जेक्ट को ओ से लेकर ए पर मूव करवाते हैं, उसके लिए आपको अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ती है। जो फोर्स आप लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। एक वो अप्लाइड फोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ वेट। इन दोनों की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स बनती है। आपका ऑब्जेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए पर जाकर आप जब आप छोड़ते हैं तो वो ओ की तरफ आना शुरू करता है। ए से लेकर ओ पर आते हुए दो तरह की बातें होती हैं। एक आपके पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? डिस्प्लेसमेंट पॉइंट टू पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो जब फोर्स डिक्रीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, जब फोर्स इंक्रीज होगी तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फोर्स डिक्रीज हो रही है और ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब वो पॉइंट ओ पर पहुँचेगा तो उसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी। इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि अपने मोशन को कंटिन्यू करते हुए बी की तरफ चला जाएगा। पॉइंट बी पर जाएगा तो जो आपकी फोर्स है ओ से लेकर बी पर जाते हुए उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। वाई? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और स्पीड आपके ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब वो पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करती है ऑलवेज टूवर्ड मीन पोजीशन, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा पुल करेगी कि वो आपका ओ यानी कि मीन पोजीशन पर आए, और इस तरह से मीन पोजीशन के गिर्द ऑब्जेक्ट मूव किया टू एंड फ्रो, और इसका जो एंड रिजल्ट था वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन था। सो हम कहते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो आपको मैंने स्विंग वाली एग्जांपल बताई है ना, उसमें मैंने अपने वर्ड्स में जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको अच्छे से समझ लें। आप हर एक्सप्लेनेशन में वही पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। एंड में जस्ट जब आपका ये मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम खत्म हो जाता है तो मैं जस्ट आपको एक डिफरेंस है इन तीनों केसेस में वो बता दूंगी, फिर आप वही एक्सप्लेनेशन हर केस में कॉपी कर सकते हो। थर्ड केस जो आपके पास है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का है। बेसिकली व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट आपका सिंपल पेंडुलम बन गया। ठीक, आपके पास फिगर नंबर 10.3 में पॉइंट ओ पर देखें, ये इसकी रेस्ट स्टेट है। कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो हम कहते हैं ये एक सिंपल पेंडुलम है। साइड में जो पॉइंट ए और बी हैं थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए। ये जो मास है इसका कोई ना कोई वेट होगा, वेट W = mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको बताया गया है। ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि स्ट्रिंग में से बनने वाली फोर्स को बच्चे आप कहते हो टेंशन फोर्स। इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ रिएक्शन, तो टेंशन की फोर्स हो गई रिएक्शनल फोर्स एंड द वेट इज़ योर एक्शन फोर्स। आपने इसको ओ से लेकर ए पर मूव करवाया, ऑटोमेटिकली ये खुद तो मूव नहीं किया होगा, आपने इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करके आप इसे पॉइंट ए पर ले गए। अब देखें ए पर लेकर गए जब आप, तो आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ना, ये ए से लेकर ये जहाँ से ये अटैच है यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपने थीटा का नाम दिया। अब इस एंगल के बनने की वजह से हमने क्या किया, वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। तो वेट का एक्स कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया और वेट का वाई कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। अब देखें mg cos थीटा नेगेटिव वाई एक्सिस में है और टेंशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। सेम तरह की फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पीछे बच गया वेट का जस्ट साइन कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी वो एक हो जाएगी अप्लाइड फोर्स की वजह से, एंड द सेकेंड वन इज वेट का साइन कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। इस बात को आपने याद रखना है। चूँकि यहाँ पर जब आप इसको ओ से लेकर ए पर मूव करके गए हो ना, तो ये आपके पास एक इंक्लाइंड सी फिगर है। ए से लेकर ये जो आपके पास लाइन बनी हुई है ऊपर एंड तक, दरमियान में एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है। इस एंगल थीटा के बनने की वजह से, इंक्लाइंड लाइन होने की वजह से आपने वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। हमने पहले भी पढ़ा हुआ, एक्स कंपोनेंट इज cos थीटा, वाई कंपोनेंट इज sin थीटा। टेंशन और mg cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड के साथ फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर। पीछे बच गया mg sin थीटा, रिस्टोरिंग फोर्स हुई mg sin थीटा की वजह से। ठीक हो गया। इस mg sin थीटा और अप्लाइड फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स बनी। जब आपने ऑब्जेक्ट को ए पर जाकर छोड़ दिया, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पोजीशन की तरफ वापस आएगा। सेम वही फिनोमेना, ए से लेकर ओ पर आते हुए दो बातें याद रखनी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ, वाई डिक्रीजिंग बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट, और आपके पास ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई।
ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है पॉइंट ओ पर उसके पास मैक्सिमम स्पीड है, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड की वजह से अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से वो वहाँ पर रुक नहीं सकता, अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा तो ओ से पास होता हुआ बी की तरफ जाएगा। ओ से बी पर जाते हुए दो बातें जो पहले ए से ओ पे आते हुए आप याद रखी थी वही, बट अपोजिट केस के साथ। यहाँ पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, क्यों? ओ से लेकर बी तक मूव करते हुए आपके पास डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। और द सेकेंड वन इज स्पीड इज डिक्रीजिंग, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है, पॉइंट बी पर जाकर उसकी स्पीड बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो रही है, बट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करेगी मीन पोजीशन की तरफ, वो बी से वापस होता हुआ पॉइंट ओ की तरफ आएगा मीन पोजीशन की तरफ। इस तरह से ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, पहले वो ए पर गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ पर आया, फिर उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में, इनर्शिया की वजह से वो स्टॉप नहीं हो सका बल्कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखा उसने। वो पॉइंट बी पर गया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको पुल किया कि वो वापस आए ओ पोजीशन पर। ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, यानी कि ऑब्जेक्ट ने मेन पोजीशन के गिर्द दोनों साइड पर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो टू एंड फ्रो मोशन हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मेन पोजीशन की तरफ आया, तो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इस तरह से हम कहते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ SHM। अब यहाँ पर देखें जो आपका पहला मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में सेकंड पैराग्राफ है ना, इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से बनी?